Bismillahirrahmanirrahim. Okay, coming back to our previous lecture that we have started in the face-to-face class, and then we get it paused for us 1 week uh, to get to the lecture of influence creativity and all that to read that paper. अभी इसी भी एक लेक्चर पे वापस आते हैं तो यहाँ पे मैं इसको कुछ चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ एंड देन विल स्टार्ट जहाँ से हमने इसको छोड़ा था. तो हमने रिसर्च की बात की थी वो क्या होता है एंड आफ्टर दैट हमने डिफरेंट चीज़ों में देखा था इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं लिंग्विस्टिक्स में एंड इन एकेडमिक साइंस. आफ्टर दैट हमने कहा था देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द रिसर्च. वन इज फोकस ऑन द फाइंडिंग द क्वेश्चन. सबसे पहला काम होता है कि हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं एंड इन द सेकंड पार्ट वी फाइंड आउट द साइंटिफिक रिसर्च ऑफ द answer to that question. ठीक है and we said that it has to be well thought and planned and well structured and all that. हम काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं. नेक्स्ट इज वाज द मेडिसिन्स क्राइटेरिया जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिटेल में बात की थी कि वट एवर विद द क्वेश्चन वी चूज एंड द मेथोडोलॉजी वी फाइंड टू आंसर इट इट शुड हैज बीन इट इन फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ मेडिसिन जिसके अंदर 6 चीज़ें थी. हमने कहा था it should sustain your interest and stimulate your imagination within the core area of your expert जो competencies और expertise हैं. Then it should be manageable in size, potential to make contribution to the body of the knowledge based on obtainable data, and last one demonstrate your independent skill. So ये हमने इसकी बात की थी and then next forward is the identifying the research area. इसके अंदर हमने कहा था कि जो भी आप काम करेंगे it will be in these four categories. One of these four categories जिसमें process है, product है, material and machinery है. नेक्स्ट हमने बात की थी कि हम किसी भी चीज़ की सिग्निफिकेंस कैसे मेंटेन करते हैं या जो भी हमारा रिसर्च एरिया होगा उसको सिग्निफिकेंस कैसे इस्टेब्लिश करेंगे. तो हमने कहा था इट शुड बी सोशल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. और ये जो हमारी दोनों क्लासेस हैं विजुअल आर्ट्स एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन दोनों के साथ हम ये डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल के. हम उसकी सिग्निफिकेंस जो भी है हम हमारा प्रोजेक्ट होगा वो यू आर अ विजुअल आर्टिस्ट इट शुड बी portraying some message, it should be conveying some message to the society. And if you are a textile designer, again your end product will specify one of these. ठीक है in four categories. Then we discussed that research is all about producing new knowledge, new product, new machinery, equipment, new process, method, something new in the existing product, machinery, equipment or method, new application of an existing material, answer to a new question, a new answer to an old question, new supporting argument for an existing answer. So research is all about answering these questions or adding this to the existing knowledge or producing something new. So ये रिसर्च में आपका जो भी काम कर रहे होंगे at the end it should be doing one of these. Uh, then there comes a knowledge hierarchy. I will not go into the details of these slides. Let's come to the next. इसको अभी के लिए आप skip लोग करते हैं आप लोग. Okay. Primary and secondary research. Uh, there are two types of research. First one is called primary research and second one is called secondary research. Primary research को अगर हम define करें तो it should be like finding something new to the world. Primary research is that knowledge that you will add up to the knowledge of the society. ऐसी चीज़ आप ढूंढ के ला दें जो इससे पहले सोसाइटी को या इंसानों को या ओवरऑल जो कम्युनिटी है उसको नहीं पता हो. जैसे इसकी एग्जांपल हम लें ग्रेविटी. न्यूटन ने क्या किया उसने ग्रेविटी इंट्रोड्यूस कर डिस्कवर कर ली और उसने लोगों को बताया कि देयर इज समथिंग फोर्स दैट इन द अर्थ दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है. सो इससे पहले जो है वो सोसाइटी को इस चीज़ का नहीं पता था. या जैसे गैलीलियो था तो उसने डिस्कवर किया था कि जो सन है वो इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्सल सिस्टम
एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट। उससे पहले जो है वो लोग ये सोचते थे कि जो अर्थ है डेट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, और सारे के सारे इंक्लूडिंग सन जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो एडिंग समथिंग न्यू टू दी एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द सोसाइटी। इसी तरह जब हमने एरोप्लेन्स इन्वेंट कर लिए, या हमने ऑटोमोबाइल्स इन्वेंट कर लिए, या हमने व्हील इन्वेंट कर लिया, या हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ चले गए, तो कुछ भी ऐसा जो इससे पहले नहीं था और वो हमने इन्वेंट किया, तो डेट इज द प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है? सेकेंडरी रिसर्च इज फाइंडिंग समथिंग न्यू टू यू बट नॉट न्यू टू द वर्ल्ड। ठीक है, वो चीज़ें पता करना जो आपके लिए नहीं हो। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारा नॉलेज है। जैसे आपको पता होगा कि जो विजुअल आर्ट्स के लोग हैं कि अच्छा इस तरह से पेंटिंग हो सकती है, इस तरह से इंस्टॉलेशंस हो सकती हैं। इंस्टॉलेशंस के अंदर कुछ नया क्या हो सकता है? दुनिया तो कर चुकी हुई है, लेकिन वो वाला सारा काम जहाँ पे आप दूसरे लोगों के काम को देखते हो और वहाँ से इंस्पिरेशन भी लेते हो, इन्फ्लुएंस भी लेते हो, एंड देन यू जस्ट चेक एंड विजिट कि हाँ अच्छा ये काम भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है, इसको इस डिफरेंट मेथड से भी किया जा सकता है, या मेरे से पहले जो लोग थे उन्होंने इससे किया था। सेम बात ही टेक्सटाइल डिजाइनर्स, जो लोग टेक्सटाइल डिजाइन है, अगर किसी ने कोई गारमेंट बनाया हुआ है या कुछ डिफरेंट चीज़ बनाई हुई है, कुछ इंटीरियर में बनाया हुआ है, तो जो आपके लिए नया हो सकता है, बट आपसे पहले बहुत सारे डिजाइनर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट वो काम कर चुके हों, तो अगर आप उसको एक्सप्लोर करें तो डेट इज दिस कंट्री रिसर्च। और उसकी बेस के बाद आप जो कुछ भी करेंगे और आप कुछ नया जनरेट करेंगे, तो डेट विल कम्स अंडर दी प्राइमरी रिसर्च। डिज़ाइनर्स का रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल के साथ बात कर ली हुई है अपने लास्ट लेक्चर के अंदर। द होल इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी पार्ट, वो कैसे ये सारी चीज़ें मिलकर बात करती हैं, ये उसी की और समराइज करके एक स्लाइड बनाई है। पर्सनल एक्टिविटी होती है, ये आप लोगों को पता चल गया है कि हर डिज़ाइनर का अपना माइंड थॉट और अपना प्रोसेस होता है एट दैट टाइम जब मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। आई होप कि आपने जो रिसर्च आर्टिकल है उसकी समरी जो है वो अब तक लिख ली होगी और आपने उसको डिटेल के अंदर पढ़ लिया होगा। Very personal activity which provides the viewer with an insight into the thinking, aspiration, interest and creative vision of a designer। और इन सारी चीज़ों को हमने सोशो कल्चरल कैपिटल एंड देन द फोर थीम्स ऑफ द क्रिएटिविटी, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कम रिसर्च इन्वॉल्व्स, होती क्या है एक्चुअली, अगर यहाँ पे देखें तो इस स्लाइड के अंदर हमने एक पिक्चर बनाई है जहाँ पे एक बोट्स है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉलिंग। एक बड़ी बोट होती है, दो बोट्स लेते हैं इसके अंदर। इट इज़ अ कॉमन एक्टिविटी जहाँ पे हम एक बड़ा नेट लेते हैं और उसको इस तरीके से डाल के, तो हम समंदर के अंदर ये जो कुछ लोग हैं उनका प्रोफेशन है ये, तो वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, नेट को डालते हैं समंदर के अंदर और फिर उसको खींच के लेके जाते हैं टुवर्ड्स, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, वो कोई भी स्पीशीज़ हो, किसी भी तरह की फिशेज़ हो, तो वो उसमें से वो उसके नेट के अंदर कैप्चर हो जाती हैं। सो रिसर्च इज़ आल्सो समथिंग लाइक दैट। नॉलेज ऑफ सी ऑफ नॉलेज है, जिसके अंदर आपने अपना हाथ डालना है और उसमें से आप क्या पकड़ के लाते हैं, क्या निकाल के लेके आते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन you। So, research involves initial trial and collection of ideas prior to design। जो इनिशियल थिंग स्टार्ट्स होती हैं वो उसके अंदर ट्रॉलिंग करते हैं। अब नॉलेज ऑफ सी के अंदर, सी ऑफ नॉलेज के अंदर, सॉरी, सी ऑफ नॉलेज के अंदर हाथ डालते हैं डिफरेंट जगह के ऊपर, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये मूवी मेरी इंस्पिरेशन है, ये नेचर मेरी इंस्पिरेशन है, ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, ये कलर्स अच्छे लग रहे हैं, ये एनिमल्स अच्छे लग रहे हैं, ये प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं, ये इंसेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर निकल जाते हैं वो सारी चीज़ें जो इनिशियली आप आइडियाज़ के अंदर डिफरेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये चीज़ें जो हैं वो मेरे इंटरेस्ट की हैं। सो दैट इज़ इनिशियल ट्रॉलिंग। बहुत सारा नॉलेज आपके सामने अवेलेबल होता है और आप उसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें जो हैं वो निकाल रहे होते हैं। These things provide foundation to with which you build and develop desired creative outcomes। और फिर उन चीज़ों की बेस के ऊपर जो भी आपका एंड प्रोडक्ट आपने सोची होती है, आप उन चीज़ों की बेस के ऊपर रखते हुए आप उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट और सपोर्ट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मार्केट, कंज्यूमर, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। It provides information and creative direction, a narrative to the product or collection। ठीक है,
सो आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में, पर्टिकुलर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लेते हैं, डिफरेंट मेथड्स लेते हैं, डिफरेंट मशीनरी लेते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं और आप उसके लिए आंसर आउट कर रहे होते हैं कि अच्छा इनको यूज़ करेंगे तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इस तरीके से, इस मेथड से जो है वो आ सकता है। ठीक है। रिसर्च आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, आपकी क्रिएटिव डायरेक्शन क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कैसे किसी चीज़ का आंसर करते हैं। देखें, एक ही क्वेश्चन को हम ये अपने जो हमारा रिसर्च पेपर था उसके अंदर बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि एक ही क्वेश्चन 10 या 20 लोगों को दिया जाए, सेम क्वेश्चन हो, सेम मटेरियल, सेम रिसोर्सेज, सेम मशीनरी, सेम इक्विपमेंट दिया जाए, सो 10 के 10 या 20 के 20 लोग जो होते हैं उसका 20 डिफरेंट आंसर्स ढूंढ के लेके आएंगे। सारे लोगों का आंसर सेम नहीं हो सकता। ठीक है। हर आदमी सेम क्वेश्चन का एक डिफरेंट आंसर ढूंढ के लेके आएगा और वहाँ पे गलत और सही नहीं होता, सबके सब आंसर्स ही ठीक होते हैं। ठीक है। सिमिलरली इट गिव्स अ नैरेटिव टू द प्रोडक्ट और कलेक्शन। नैरेटिव के अंदर वो वाली चीज़ें जहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द जो रिसर्च प्रोसेस कहा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि वो टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है। ठीक है। वो सारी बातें जो है, और अगेन अगेन योर पर्सनल पर्सपेक्टिव कि आप किसी भी एंड कलेक्शन को क्या नैरेटिव देना चाह रहे हैं। ओके, दिस इज a picture that is explaining the trawling। तो ये नेट डाला हमने समंदर के अंदर और बेसिकली जो हमारे हमें चीज़ चाहिए थी या इन इन लोगों को चाहिए होती है वो माहीगीर कहते हैं इनको, इनको जो चीज़ चाहिए होती है डाटा, दे आर कंसर्न विद द फिशेस। बट जब नेट को ओपन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वही चीज़ें आपके हाथ लगें। डाटा यू आर इंटरेस्टेड इन, जो आपको चाहिए, जो आप जिनके अंदर आप, तो वो रिसर्च करते हुए बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप बाद में डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे इसके अंदर कछुआ भी आ गया, टर्टाइज भी आ गया है, वुडन लॉग्स भी आ गए हैं। ठीक है। कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। सो हम जब इनिशियल ट्रॉलिंग करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत सारे नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे का सारा हमारी एंड प्रोडक्ट या हमारे एंड प्रोजेक्ट के अंदर भी यूज़ हो रहा हो। कहीं ना कहीं उसमें से कुछ चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं होंगी और हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे। सो देयर वाज एन अमेरिकन राइटर जिसका कहना था कि रिसर्च इज अ फॉर्मलाइज्ड क्यूरियोसिटी, इट इज पोकिंग एंड प्रेइंग विद द पर्पस। ठीक है। जो आपकी क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ के बारे में पता करने की, सो शी सेड कि इट इज़ फॉर्मलाइज्ड क्यूरियोसिटी। ठीक है। फॉर्मलाइज्ड को हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, यहाँ हमने ऊपर की स्लाइड्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं कि इट शुड बी वेल थॉट, वेल टाइम्ड, वेल ईच एंड एवरीथिंग वेल मैनेज्ड। उसके अंदर हमें पता होता है कि हम इसका आंसर कैसे करेंगे, किस इक्विपमेंट, किस मेथड से, किस प्रोसेस से, किस रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए, किस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को आंसर कर रहे होंगे। एंड देन अगेन इट इज़ पोकिंग एंड प्रेइंग विद अ पर्पस। पोकिंग होता है किसी चीज़ को छेड़ना, एंड प्रेइंग इज जैसे शेर अपना शिकार करता है और फिर उसको शिकार करना। एक चीज़ के साथ आप बार बार प्ले करते रहते हैं और उसको तंग करते रहते हैं और फिर उसमें से जो चीज़ें आपके पसंद की होती हैं, आपके इंटरेस्ट की होती हैं, आप उनको कलेक्ट कर लेते हैं। So she summarized the whole research process in with these two sentences। ये उसको लगता था ऐसे। Then your research, जो आप अब अच्छा अब जो आप रिसर्च कर रहे होते हैं, इट कैन बी पार्ट ऑफ योर ऑनगोइंग प्रोसेस और इट इज़ अ पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डे टू डे। एक लॉन्ग टर्म आप क्या करते हैं, जो भी आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनके पास एक स्केच बुक लाजमी होती है जिसके अंदर वो नोट्स लेते रहते हैं या जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं उनको कलेक्ट करते रहते हैं। एंड यू कैन चूज टू रिसर्च फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ब्रीफ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डे टू डे लाइफ के अंदर कलेक्ट करते रहते हैं, आपको अच्छी लगी आपने कलेक्ट कर ली, जैसे आप फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, आप पिक्चर्स ले लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर सर्टन प्रोजेक्ट मिल गया है और आपको एक थीम भी मिल गया है, आपको एक सब्जेक्ट मैटर भी मिल गया और आपको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर सर्च आउट करके लेके आए चीज़ें और फिर आप
पर्टिकुलरली उसी सब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें सर्च आउट कर रहे होते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे बट आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसको कलेक्ट करते जाते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं वो चीज़ें तो आप कहते हैं कि हाँ इसको बाद में कभी ना कभी मैं इसको किसी ना किसी चीज़ के अंदर यूज़ करूँगा। And it should not be perceived as an arduous task, but rather an opportunity to discover a treasure of potentially useful ideas. तो ये जो आप काम कर रहे होते हैं, सुन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री रिसर्च, वो वाली चीज़ें जो आपके लिए नई है लेकिन दुनिया के लिए नई नहीं है। तो उसको यहाँ पे उसने कहने का पर्पस ये है कि आपने उसको कोई बोरिंग किस्म का काम नहीं समझना, बल्कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि आपके पास बहुत सारा खजाना है और उसको आप डिस्कवर कर रहे हैं और आप उसको जो है उसमें से बहुत सारे यूजफुल आइडियाज ले रहे हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी सर्टन प्रोजेक्ट के लिए तो आप उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। देन देयर इज़ अ थिंग जिसे हम कहते हैं ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है? सो अच्छा, यहाँ पे विजुअल आर्ट्स के बच्चे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम स्लाइड्स बनी हुई हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के लिए भी और विजुअल आर्ट्स के लिए भी, बच्चे ब्रीफ इज़ सेम फॉर बोथ ऑफ यू, विजुअल आर्टिस्ट के लिए भी और हमारे पास जो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं उनके लिए भी। ब्रीफ के अंदर जब भी आपको किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगते हैं तो ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो उन चीज़ों को, उन कॉन्स्टेंट्स को, उन बाउंड्रीज को जो बताना होता है, जो आपका कस्टमर, आपका टीचर, आपका कंज्यूमर, ठीक है, अगर आप किसी एग्जीबिशन के लिए काम कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर थीम के लिए काम कर रहा होगा, उसको आपका जो आर्ट वर्क है वो पर्टिकुलर थीम के ऊपर चाहिए होते हैं। इसी तरह अगर आप किसी और पर किसी थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप जो ब्रांड्स होते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो दे ऑल दे टेल यू सर्टन स्पेसिफिक थिंग्स और फिर आप उनको अपने मद्देनज़र रखते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो स्टेट स्टार्ट टू एनी क्रिएटिव प्रोजेक्ट वो ब्रीफ से स्टार्ट होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है? इज़ अ सस्टेन बॉडी ऑफ वर्क दैट इज़ टाइम बाउंड। और प्रोजेक्ट हमेशा एक ऐसा काम होता है जो कि टाइम बाउंड होता है, उसको आपने सर्टेन टाइम पीरियड, टाइम लिमिट के अंदर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको छोड़ दें और जब आपका दिल करे और तब वो आप उसको करते रहें, ठीक है। पर्पज ऑफ ब्रीफ इज, ब्रीफ का पर्पस क्या होता है? एसेंशियली टू इंस्पायर यू, आपको कुछ चीज़ें वो बता देते हैं कि यार ये चीज़ हम चाह रहे हैं। आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर, आपकी जो भी जिस चीज़, आपकी आर्ट गैलरी, उनको बताते हैं कि यार इस चीज़ के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। एंड टू आउटलाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और वो आपको उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम विजुअल आर्टिस्ट की बात करें और विजुअल आर्टिस्ट के अंदर किसी कोई क्लोथिंग ब्रांड है या कोई रेस्टोरेंट है, तो वो अब आपको उन्होंने कहा है कि ये हमारा या कोई मूवी है और थिएटर है या कोई एड फिल्म शूट होनी है, तो वो आपको बताते हैं जी कि ये हमारा थीम है। अब मैंने एग्जांपल दी थी क्लास में आप लोगों को गाला बिस्किट वालों ने कहा कि हम एक डांस थीम बेस्ड जो है वो ऐड बनाना चाह रहे हैं। तो अब जिसने भी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए होंगे या जिसने सेट डिज़ाइन किया होगा, तो तो वो क्या करेगा कि वो उसके अकॉर्डिंगली जो है उस जो उसको ब्रीफ मिला होगा उसके अकॉर्डिंगली वो कलर्स यूज़ करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो जो वो इमेजिन करेगा तो वो वैसी चीज़ें डेवलप करेगा। सेम इज गोज फॉर द टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर आपको बताता है कि मुझे जो डिज़ाइंस हैं या मुझे जो गारमेंट्स हैं वो इस तरह के चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं? कॉन्स्टेंट्स, क्या कौन सी लिमिटेशंस हैं, conditions and problems that needed to be solved with information but final outcomes are tasked to be achieved। ये सारी चीज़ें ब्रीफ के अंदर बताई जाती हैं। हम इसको मज़ीद डिटेल के अंदर देखते हैं। ब्रीफ गाइड्स द होल रिसर्च एंड डिज़ाइन प्रोसेस। आपका शुरू से लेके आखिर तक आपने करना क्या, वो सारा कुछ ब्रीफ के अंदर डिस्कस किया जा चुका होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीफ। फर्स्ट वन इज़ द एकेडमिक ब्रीफ। ये वो वाला काम है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स और विजुअल आर्टिस्ट दोनों लोग करते आ रहे हैं। Academic brief set by your tutor asks you to respond as an individual, and aims are what you expected to learn. Objectives will be work demonstrated, ठीक है। As a student you are expected to answer creative requirements and an assessment criteria। अभी तक आपने जितनी भी छोटी सी असाइनमेंट्स की हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स किए हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर,
फॉर एग्जांपल मिनिएचर के अंदर आप लोगों ने किया है, या स्कल्पचर के अंदर आप लोगों ने किया है, या टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स ने एम्ब्रॉयडरी के अंदर किया है, या मेरे सब्जेक्ट्स जैसे वीविंग थी, निटिंग थी, उसके अंदर कुछ किया है। तो बच्चे हमने आप लोगों को बता दिया कि आपका ट्यूटर जो है वो डिसाइड करता है कि इस असाइनमेंट के लिए कितना टाइम पीरियड है, आप इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम आपको किस क्राइटेरिया के ऊपर आपकी असाइनमेंट को या आपके प्रोजेक्ट को असेस कर रहे होते हैं। तो हम आपको जितनी भी चीज़ें बता रहे होते हैं, जो जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली द ब्रीफ, एंड इसको हम कहते हैं दिस इज़ द एकेडमिक ब्रीफ। ऑफ कोर्स इसके अंदर चीज़ें कम होती हैं, कॉन्स्टेंट्स कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द कमर्शियल और क्लाइंट बेस्ड ब्रीफ्स। जब आप कमर्शियल काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अब हम उनको देखते हैं। वेरी स्पेसिफिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंसिडरिंग, वो आपको मार्केट बताता है कि आप किस मार्केट के लिए काम कर रहे हैं। अगेन दिस गोज बोथ फॉर द विजुअल आर्टिस्ट एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स। सीज़न, ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के लिए होगा कि अगर वो गारमेंट डिज़ाइन कर रहा है तो वो किस सीज़न के लिए कर रहा है। जॉनरेस जो होते हैं ये दोनों के लिए होते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह का थीम चाह रहे हैं, फिर कॉस्ट क्या है, ओकेजन क्या है, किस तरह का मौका है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों ने सरीना के जो कल्चरल डिनर था उसके लिए एक एम्बियंस क्रिएट किया, आप लोगों ने वो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। तो सरीना वालों ने आप लोगों को कुछ बताया था कि डेट वी नीड समथिंग कल्चरल, हमें सारे सारे जो भी प्रोवेंशियल आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं हमें वो शो करने हैं। एंड देन दे आल्सो इन्फॉर्म यू ऑफ योर देयर बजट, कि हमारे पास इतना बजट है। एंड देन दे इन्फॉर्म कि हमारी ये स्पेस है, इसके अंदर करना है, हमारा डिनर होगा, हमारे गेस्ट आएंगे। सो द होल थिंग जो भी उन्होंने बताया, दैट वाज अ ब्रीफ। देन कॉन्स्टेंट्स, टाइप ऑफ मीडिया, कलर पैलेट, कॉन्टेक्स्ट। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो कस्टमर होता है वो आपको किस तरह का मीडियम आपने यूज़ करना है, किस तरह की टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सा कलर पैलेट यूज़ करना है, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है, ये भी बता देता है। ये सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, एंड समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें हों और कुछ चीज़ें वो नहीं बताए। तो जितनी चीज़ें बताए डाटा दी कॉन्स्टेंट्स, और जो चीज़ें उसने नहीं बताई आपके कस्टमर ने, आपके ट्यूटर ने, यू हैव फ्रीडम इन दैट, आप उसके अंदर प्ले कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हैं। आज टू वर्क विद इन अ टीम, और ऐसा भी हो सकता है समटाइम्स आपको इंडिविजुअल की बजाय टीम के अंदर काम करना पड़ जाए, और जब टीम के अंदर आप काम करते हैं तो आपको एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर में से एक छोटा टास्क जो है वो दिया जाता है। एंड बट उसके अंदर मसला ये होता है, या उसको उसको प्रेजेंट कैसे करना है, इट शुड बी कोहेरेंट एंड कोहेजन विद द कलेक्शन। तो एक 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 स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारी आपको अगेन सरीना वाली एग्जांपल दूंगा, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, डिफरेंट लोगों ने काम किया। कुछ लोग सेल्फी बूथ के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ लोग जो फ्लेक्सेस थी उनके ऊपर काम कर रहे थे, बट द होल एम्बियंस वाज इनकोहेरेंट एंड कोहेसिव। जो भी इंटर हो रहा था उसे ये नहीं लग रहा था कि ये डिफरेंट बंदे ने काम किया, ये डिफरेंट बंदे ने काम किया। सारे का सारा काम जो है वो एक दूसरे के साथ कोहेरेंट था। कोहेरेंट का मतलब होता है एक जैसा नजर आ रहा था, ठीक है। कोहेसिवनेस थी उस सारों के अंदर। फॉर एग्जांपल एक कलेक्शन है, आपने 20 डिज़ाइनर सूट्स बनाने हैं, और आपको उसमें से कहा जाता है कि आपने सिर्फ दो गारमेंट आपने डेवलप करनी है। सो बाकी 18 के साथ आपके उन दो की कोहेरेंट और कोहेसिवनेस नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दो स्टैंड आउट होने चाहिए कि यार ये कुछ डिफरेंट ही नज़र आ रहा है। 18 गारमेंट डिफरेंट तरह के और दो गारमेंट डिफरेंट तरह के। इसी तरह अगर किसी को पेंटिंग्स बनाने के लिए कहा गया है तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो, तो वो आपको कह सकते हैं कि आपने 3 या 4 या 10 पेंटिंग्स बनानी है। टोटल ओवरऑल जो आपको उस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगा वो एक 10 से ज़्यादा हो सकती हैं, डिफरेंट लोग काम कर सकते हैं। तो आपका काम जो है वो उसके साथ मैच करना चाहिए, जो जो कॉन्स्टेंट्स और ब्रीफ्स आपको बताए जाएँ उसके साथ वो मैच करना चाहिए। सो यहाँ पे इस सारा का पर्पस और आखिर में लिखा हुआ, ट्रू मेजर ऑफ योर क्रिएटिविटी इज टू अचीव समथिंग एक्साइटिंग एंड इनोवेटिंग विद इन दीज कॉन्स्टेंट्स। ये सारी चीज़ों के अंदर रहते हुए आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ये है कि आप इन सारे कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए कुछ एक्साइटिंग एंड इनोवेटिंग जो है वो क्रिएट करें। अच्छा, यहाँ पे इनको इसमें से कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं। आपका कस्टमर या मोस, उसके अंदर स्पेसिफिक कंज्यूमर ऑफ सर्टेन एज, साइज एंड जेंडर, वो उसकी मज़ीद डिटेल आ सकती है। कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है, वर्क लाइफस्टाइल, इनकम कितनी है, इंटीरियर कॉन्टेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। टारगेट मार्केट,
मार्केट एनालिसिस एंड कंज्यूमर प्रोफाइलिंग भी करनी पड़ सकती है आपको, ये चीज़ें भी आपको बताई जा सकती हैं। मटेरियल एंड फैब्रिक, इसके अंदर भी आपको वो बता सकता है कि पर्टिकुलर किस्म का आपने अपने मटेरियल यूज़ करना है, पर्टिकुलर तरह के फैब्रिक्स यूज़ करने हैं, इस तरह का आपने कलर यूज़ करना है। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्राइस क्या है उसकी, और वो सारी चीज़ें, पर्टिकुलर आउटकम्स एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड लास्ट वन, ओकेजन एंड सीजन इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ाइन फैक्टर्स लाइक कलर एंड फैब्रिक, तो वो किस ओकेजन के लिए, किस सीज़न के लिए आप डेवलप कर रहे हैं, और अगर वो विजुअल आर्टिस्ट हैं तो वो उनके लिए वो किस तरह का उसका, फॉर एग्जांपल अगर मूवी के लिए या सेट डिज़ाइनर्स हैं या इवन एग्जीबिशनर्स हैं आप या क्यूरेटर्स हैं, तो वो वहाँ पे किस तरह की एम्बियंस चाह रहे हैं, किस तरह का वो सारा थीम चाह रहे हैं, तो वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ब्रीफ के अंदर आती हैं। देन देयर इज़ एन एग्जांपल, ये एक फेमस फैशन डिज़ाइनर है जूलियन मैकडोनाल्ड। तो इसने ब्रिटिश एयरवेज जो है उसका यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया था। सो उसको हम देखते हैं कि इसने इसको कैसे चेंज किया था। सो इससे पहले पॉल कॉस्टिलो था, अगेन ही वाज अ फेमस डिज़ाइनर। उसने ब्रिटिश एयरवेज का जो उनका क्रू है, जिसके अंदर होस्टेस से लेके उनके वर्कशॉप के अंदर काम करने वाले और फिर एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले और लगेज को डील करने वाले, मतलब ओवरऑल जितना भी क्रू था उन सारों का जो यूनिफॉर्म है उसको उसने 10 साल पहले चेंज किया था। सो अब इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स क्या थे, उन्होंने इसको क्या क्या चीज़ें बताई थी, हम इसमें देखते हैं। यूनिफॉर्म वर्न बाय ब्रिटिश एयरवेज स्टाफ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में पहना जाता है, और वो उनके पूरी दुनिया के अंदर एयरपोर्ट्स हैं और उनके पूरी दुनिया के अंदर जो उनका एम्प्लॉयज़ हैं वो सारी दुनिया के अंदर हैं। Had to be functional pieces worn by cabin crew to ground staff to the baggage handlers over 8,000 employees worldwide. तो ब्रिटिश एयरवेज के पास 80,000 एम्प्लॉयज़ थे। एंड उन्होंने कहा कि इसके ये जो आप यूनिफॉर्म डिज़ाइन करेंगे, इट शुड बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स कि वो एक ही होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। और कैबिन क्रू के लिए भी सेम हो, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी, बैगेज हैंडलर्स के लिए भी, मतलब जितना भी उनके टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज थी उन सारों के लिए वो यूनिफॉर्म सेम तरह का होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टेंट। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्राउंड स्टाफ डिफरेंट तरह का काम कर रहा है और कैबिन क्रू डिफरेंट तरह का काम कर रहा है, बट उन्होंने कॉन्स्टेंट ये लगा दिया कि सबके लिए हमें एक जैसा यूनिफॉर्म चाहिए। सो फर्स्ट कॉन्स्टेंट इसको जो ब्रीफ मिला वो ये था। सेकंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्थ मिलियंस ऑफ पाउंड्स। जो ब्रिटिश कंपनी थी ब्रिटिश एयरवेज, इन्होंने जब ये यूनिफॉर्म चेंज करने का डिसीजन लिया तो इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ पाउंड्स, ठीक है। उनकी उनकी ब्रांड का इम्पोर्टेंस भी थी, उसकी कॉस्ट भी थी, एंड देन आफ्टर ऑल उसके बाद ओवरऑल एम्बियंस भी थी, और 80,000 एम्प्लॉयज़ ने वो यूनिफॉर्म चेंज करना था, तो इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। देन क्लोथ्स जो थे उनको क्योंकि गारमेंट बनाना था, यूनिफॉर्म बनाना था उसका, तो उन्होंने कहा कि साइज 6 से लेके साइज 22 तक हर तरह की रेंज के अंदर जो है हमें वो गारमेंट्स जो हैं वो चाहिए। देन देयर इज़ अनदर थिंग, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वर्क करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमें उन्हें कोई किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए ऑन द बेस ऑफ जेंडर, रेस, कलर और क्रीड, किसी भी किस्म की उन्हें आपके यूनिफॉर्म से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपेरेंट नहीं होनी चाहिए। देन दे सेड कि दे हैड टू बी इन द सेम फैब्रिक, वो यूनिफॉर्म एक ही तरह के फैब्रिक के अंदर बनेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग इन रशियन विंटर और समर इन अफ्रीका। क्योंकि अब ब्रिटिश एयरवेज पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही होती है, और कहीं पे एक्सट्रीम वेदर्स जो होते हैं वो हॉट होते हैं और कहीं पे एक्सट्रीम वेदर्स जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं। सो उनका ये कॉन्स्टेंट था कि वो जो भी आप फैब्रिक यूज़ करेंगे इट शुड बी यूनिफॉर्म, इट शुड बी द सेम फैब्रिक जो वो पूरी वर्ल्ड के अंदर बनाए। ये नहीं कि रशिया के लिए अगर विंटर के लिए बना रहे हैं तो वो डिफरेंट फैब्रिक से बना रहे होंगे यूनिफॉर्म, और अगर वो समर के लिए बना रहे हैं तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे वो डिफरेंट फैब्रिक। सो दिस वाज द ब्रीफ जो उसको मिला, ठीक है। फिर इसकी बेस के ऊपर जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस वाज दी ओल्ड यूनिफॉर्म जिसको उन्होंने चेंज करना चाह रहे थे। जो पॉल कॉस्टिलियो जो डिज़ाइनर था उसने ये डिज़ाइन जो है यूनिफॉर्म का उनका था प्रीवियस, और वो इसको चेंज करना चाह रहे थे। जूलियन मैकडोनल्ड, ये उसका कुछ काम है, आप गूगल पे जाएंगे इसका नाम लिखेंगे तो आपको इसके बहुत सारा इसका काम नज़र आ जाएगा। एंड ही वाज फेमस फॉर
मोस्ट डेकोरेटिव एंड जिसे हम उर्दू में कहते हैं चमकीले भड़कीले किस्म के जो उसके गारमेंट्स होते थे वो इस तरह के होते थे। और आप गूगल पे जाएं और इसका काम ज़रूर सर्च आउट करें। तो सो व्हाट ही डिज़ाइंड, जो जिसने जो ब्रिटिश एयरवेज के डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने उसको पास आउट किया। सो द होल स्टोरी वाज कि ब्रिटिश एयरवेज ने ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया और उन्होंने पूरी दुनिया से डिज़ाइनर्स को कहा कि आपने इनिशियल कुछ वर्किंग जो है वो हमें सेंड करनी है। तो सारी दुनिया से जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने इनिशियल कुछ अपना स्केचेस और कुछ मूड बोर्ड्स जो हैं वो बना के उनको भेजे। तो ब्रिटिश एयरवेज में उन्होंने क्या किया कि उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जिन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी डिज़ाइनर्स की, उन्होंने डिज़ाइनर्स के नेम्स हटा दिए और सिर्फ उनका काम जो है वो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट किया। सो उसमें से जूलियन मैकडोनल्ड के जो स्केचेस थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने इसको सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट लिस्ट कर लिया फॉर द फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है। सो ये बताने का पर्पज़ ये था कि अगर वो इसका नाम साथ होता तो ही सेड कि वो मुझे कभी भी कंसीडर ना करते इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज उनका माइंडसेट ये बना हुआ था मेरे बारे में, बल्कि पूरी दुनिया का माइंडसेट मेरे बारे में ये बना हुआ था कि मैं इस तरह के गारमेंट्स जो हैं वो डिज़ाइन करता हूँ और मैं यूनिफॉर्म किस्म की, वो बोरिंग किस्म की चीज़ जो है वो मैं डिज़ाइन ही नहीं कर सकता। ठीक है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज वाज द यूनिफॉर्म जो उसने डिज़ाइन किया और वो सबके लिए सेम था। ठीक है। अगेन आप जा सकते हैं गूगल के ऊपर, जूलियन मैकडोनल्ड लिखें, ब्रिटिश एयरवेज लिखें और आपको उसके यूनिफॉर्म की डिफरेंस जो है वो पिक्चर्स जो है वो आ जाएगी। सो टू समराइज द होल स्टोरी, उसको एक ब्रीफ बताया, उसको कुछ कॉन्स्टेंट्स बता दिए और उस कॉन्स्टेंट्स की बेस के ऊपर उसने अपने आइडिया, अपनी क्रिएटिविटी को बेस करते हुए, हालांकि वो वैसा काम नहीं करता था लेकिन उसने वैसा काम, एक डिफरेंट तरह का काम जो है वो उस उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको ढूंढ के दिया अपनी क्रिएटिविटी से। ठीक है। आई विल इन द एंड आई विल शेयर विद यू पीपल, जहाँ पे ये पूरी डिटेल दी हुई है, ये पूरी स्टोरी बताई हुई है कि उसने कैसे ब्रीफ उनको उसको मिला, कैसे उसने उसके लिए अप्लाई किया और फिर उसने कैसे ये यूनिफॉर्म जो है वो डिज़ाइन किया, होल प्रोसेस। ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज़ आवर होल कोर्स और यहाँ पे हमारा जो है वो मिड तक का कोर्स कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।